इसराइल और हमास के दरमियान जंग लगातार जारी है। दोनों एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के हालात मजीद और बिगड़ सकते हैं। इसराइल में जारी जंग में 18,000 हिंदुस्तानी भी फंसे हुए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत हिंद ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इसराइल में रहने वाले तकरीबन 230 हिंदुस्तानी आज रात 9 बजे पहले पाए की बुनियाद पर हिंदुस्तान आने वाली फ़्लाइट में रवाना होंगे। हुकूमत हिंद इन मुसाफिरों से कोई भी किराया नहीं लेगी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने पहले अपने शहरियों को लेकर हिदायत जारी की। उसके बाद गुज़िश्ता रात वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इसराइल से वापसी के ख्वाहिशमंद अपने शहरियों की वापसी को आसान बनाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर रहे हैं। खुसूसी चार्टर फ़्लाइट्स और दीगर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। हुकूमत बैरून मुल्क अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। आपको बता दें कि आज वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इसराइल से हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत भी की। जयशंकर के ऐलान के फ़ौरन बाद इसराइल में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने कहा कि हमने जुमेरात को खुसूसी फ़्लाइट से आने वाले हिंदुस्तानी शहरियों की पहली खेप की फ़हरिस्त ईमेल कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर थे। पीएम मोदी सुबह सुबह उत्तराखंड में पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना के बाद वज़ीर आज़म ने जवानों से मुलाकात की। इसके साथ ही वहां की मकामी आवाम से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने मकामी कालीन के स्टॉल का भी जायज़ा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में तकरीबन 4200 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिताब भी किया। यहाँ आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानसखंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा, आज का लाभ मिलेगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के मंडला में एक अवामी इजलास से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की रिवायत है और उसूल रहा है कि हम चाहते हैं मुल्क की, रियासत की, आपके ज़िले की जायदाद आपके हाथ में हो। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस मुल्क लाने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया। इसी के पेश नज़र आज वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। As announced by External Affairs Minister yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. We will share with you information about further flights as they are finalized. This is still an evolving situation. You are aware, External Affairs Minister took a preparatory meeting earlier in the day
We're also in touch with our, of course, with our embassy in Tel Aviv, our representative office in Ramallah, as well as with our neighboring, the missions in our neighboring, in the neighboring countries there, particularly Jordan, Syria, Egypt, etc. And we are keeping a close watch on developments as well as what steps we need to take to assist Indian citizens who are in Israel. इस वक्त आलमी सतह पर हर मुल्क की तवज्जो इजराइल और फ़िलिस्तीन की सूरत हाल पर मरकूज़ है। हमास की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद दुनिया के कई ममालिक दो खेमों में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी मौजू पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाजिद ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी तंजीम जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम से ख़ास बात की। जिस तरह इजराइल और फ़िलिस्तीन का आलमी सतह पर एक माहौल देखने के लिए मिल रहा है और पूरे दुनिया की नज़रें जो है वो इस मामले पर, इस जंग पर जो है बनी हुई हैं, इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब। सलीम साहब, अभी ये जिस तरीके का मामला चल रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के, हमास ने हमला किया, आप क्या देखते हैं इसमें और क्या नज़रिया है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच जो एक टेंशन पैदा हो गया है, जंग की कैफियत जो है वहाँ पैदा हो गई है और अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें तकरीबन 900 साढ़े 900 फ़िलिस्तीनी हैं और दूसरे इज़राइली भी उसमें मारे गए हैं। तो ये सूरत हाल हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक तशवीश और चिंता की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और लेकिन अभी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और बड़ी तबाही वहाँ पर हो रही है और इसको किसी एक संगठन की कार्रवाई समझना ये ठीक नहीं है, बल्कि ये फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच एक तनाज़ा है जो आज का नहीं है, बल्कि 1948 से ये एक तरह की जंग जारी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और इजराइल की हिमायत में किया, गौर फिक्र कर रहे हैं वो भी। अपने देश को इस पे क्या रुख अपनाना चाहिए, या इसको जो ये जंग जारी है या अगर बढ़ती है तो क्या नुकसानात इसके हमारे मुल्क पर होंगे या आपसी रिश्तों पर पड़ेंगे, किस तरह से इसको जो है रोका जा सकता है? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया के कुछ मुल्कों ने खुलकर जो है वो ये जानते हुए कि इसमें मज़लूम और पीड़ित जो है वो फ़लस्तीन रहा है पिछले 75 सालों से और इतनी कुर्बानियाँ उन लोगों की हुई हैं और उनके लाखों लोग दर बदर पूरी दुनिया में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। उनकी कई पीढ़ियाँ जो है बाहर रह रही हैं, उनको अपना मुल्क नसीब नहीं है। ऐसे में कुछ लोग इज़राइल जैसे जालिम ताकत के साथ खड़े होना, ये एक नाइंसाफ़ी है और ये मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, बात करेंगे। देखिए, मुल्क की एक बड़ी तंजीम है इस्लामिक तंजीम जमाते इस्लामी हिंद, उसके वाइस प्रेसिडेंट को सुन रहे थे आप, लेकिन अब ये एक ज़मीन का विवाद है, अपने मुल्कों पर कब्ज़ा करने का और कब्ज़ा छुड़ाने का जो है ये पूरा मामला चल रहा है फ़िलिस्तीन और इज़राइल में। लेकिन अब इसमें क्या सूरत हाल आगे आने वाले वक्त में बनेगी या होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से तहज़ीब टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद। बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रात एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के तमाम 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में तकरीबन 100 अफराद के ज़ख्मी और 6 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है। ज़ख्मी हुए मुसाफिरों को ब्रह्मपुर में वाक़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। रेलवे के हवाले से मालूमात हासिल हुई है कि NDRF की जानिब से राहत बचाव का काम लगातार जारी है। हादसे के पेश नज़र गुज़िश्ता रात से ही इमदादी काम शुरू होने के साथ ही कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया था और कई ट्रेनों के रूट्स भी तब्दील कर दिए गए। आपको बता दें कि रेल हादसे को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए उन्होंने अपना रद्द अमल शेयर किया। वहीं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर हादसे का जायज़ा लिया। सीएम नीतीश ने हादसे को लेकर अफसोस जाहिर किया और हादसे में हलाक होने वाले अहले खाना को 4 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया।
दुर्घटना हुआ है उसके लिए तो समूचा जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहां पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया है, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे, और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घापन है, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।